नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह के करनाल दौरे के बाद सियासी हलचलें भी बढ़ गई हैं। अमित शाह के करनाल दौरे के वक्त जेजेपी का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। अंत्योदय सम्मेलन था करनाल में। अमित शाह पहुंचे, गठबंधन प्रशस्त किया, लेकिन जेजेपी की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा। जेजेपी का शाह की मीटिंग में शामिल न होना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जेजेपी कह रही है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में व्यस्तता की वजह से वो अंत्योदय सम्मेलन में समय नहीं दे पाई। अमित शाह के करनाल दौरे के बाद हरियाणा के चुनाव के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आज हम अपने पैनल के साथ इसी पर करेंगे चर्चा और बताएंगे कि आखिरकार इस अंत्योदय सम्मेलन के बाद हरियाणा में राजनीति की दशा और दिशा किस तरफ रहेगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हैं पानीपत से, डॉक्टर महेश कुमार हैं एसोसिएट एडिटर हिसार से, वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। 2 नवंबर को करनाल में हुए अंत्योदय महासम्मेलन में मुख्य अतिथि बनकर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेशक मनोहर सरकार के कामों से खुश होकर गए और उन्हें शाबाशी दे गए, पर एक सवाल ये भी चर्चा में है कि इस सरकारी आयोजन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला या जेजेपी का कोई प्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद क्यों नहीं था? क्या ये अंदर की बात है? और फिर मंच से बीजेपी के बड़े नेताओं ने ना तो गठबंधन का नाम लिया, ना ही भाषण में कहीं इसका जिक्र रहा। क्या इस शो को जेजेपी के संदर्भ में करनाल के साइड इफेक्ट्स माना जाए? घरोंडा करनाल के 2 बार के बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण क्या कहते हैं? देखिए, कल का कार्यक्रम अंत्योदय महासम्मेलन एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक सरकारी कार्यक्रम था और सरकारी कार्यक्रम के अंदर जितने भी अंत्योदय के नाते जो योजनाओं का लोगों को व्यवस्थाएं भी होती है, उसके ऊपर मैं कोई ऐसी टिप्पणी भी नहीं करूंगा और वो कोई बहुत बड़ा विषय भी नहीं है। और कल का विषय क्योंकि पूरे तरीके से केंद्रित अंत्योदय के ऊपर था और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत गंभीरता से इस विषय पर काम किया है। कहीं करनाल का अंत्योदय सम्मेलन ये संकेत तो नहीं दे रहा कि दोनों दलों के रास्ते आगे चलकर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की बात थी। ये तो उससे पहले ही राजस्थान में अलग अलग चुनाव लड़े जा रहे हैं। हालांकि जेजेपी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता राजस्थान चुनाव में व्यस्त हैं। बाकी तो आने वाला समय और 3 दिसंबर के चुनावी नतीजे बताएंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। वैसे भी चौटाला परिवार के रंजीत चौटाला पहले ही कह चुके हैं कि जेजेपी ने इनेलो को खत्म कर दिया। अब राजस्थान के चुनाव ही जेजेपी का भविष्य तय करेंगे। यानी एक तरफ दोनों दलों के संबंधों पर छिड़ी बहस और उस पर राजस्थान के चुनावी नतीजे। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। बिल्कुल, अब करनाल के अंत्योदय सम्मेलन के साइड इफेक्ट क्या होंगे और अब आने वाले समय में क्या जेजेपी बीजेपी का गठबंधन के सोर जाएगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जेजेपी की तरफ से लगातार राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर एक्सरसाइज की जा रही है। कहीं ना कहीं गाहे बगाहे ये सवाल जरूर खड़े होने हैं और होने लाजमी भी हैं कि आखिर अंत्योदय सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह मौजूद थे, गठबंधन को मजबूत करने की बात कही उनकी तरफ से, लेकिन जेजेपी के किसी भी नेता का न होना किस ओर इशारा कर रहा है। अपने सहयोगी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महेश, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिर जो गठबंधन था अंत्योदय सम्मेलन को लेकर, उसमें जेजेपी का ना होना, सीधा सवाल, बुलाया नहीं गया था या फिर खुद नहीं गए थे? देखिए, इस सवाल का जवाब तो तकनीकी रूप से मेरे पास भी नहीं है कि बुलाया नहीं गया था या खुद नहीं गए। फिलहाल इतना जरूर कह सकता हूं कि जननायक जनता पार्टी के खाते से जिन्हें मंत्री बनाया गया है उनसे मेरी बातचीत हुई और उनसे जब मैंने सवाल किया कि आप लोगों को क्या उस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया या आप लोग गए नहीं, तो मंत्री का जवाब यह था कि उन्हें तो बुलाया नहीं गया, यानी मंत्री को तो बुलाया नहीं। अगर दुष्यंत चौटाला को बुलाया हो तो उन्हें पता नहीं। फिलहाल मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कोई आधिकारिक बयान क्या वो दे पाने की स्थिति में है। तो मंत्री की तरफ से जननायक जनता पार्टी के
मंत्री की तरफ से यह जवाब दिया गया कि अगर कुछ भी हुआ तो दुष्यंत चौटाला ही उस पर जवाब देंगे। अब उन्हें बुलाया कि नहीं बुलाया, उन्हें जाना था कि नहीं जाना था, और नहीं गए तो क्यों नहीं गए, इसका जवाब तो खुद दुष्यंत चौटाला ही दे सकते हैं। उससे नीचे उसके बाद कोई भी अधिकृत ना तो अधिकृत है, ना ही किसी तरह की इस पूरे मामले को लेकर कोई जानकारी उनके पास है। फिलहाल इतना जरूर कहा कि बतौर मंत्री उन्हें तो बुलाया नहीं गया। अब ये कह पाना तो मुश्किल है कि खुद दुष्यंत चौटाला इसका जवाब दे सकते हैं कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था या नहीं किया गया था, और अगर नहीं किया गया तो उनका पक्ष क्या है। फिलहाल दुष्यंत चौटाला यहां पर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। राजस्थान चुनाव में उनके पार्टी के तमाम नेता और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के जो जेजेपी के खाते से मंत्री बनाए गए हैं वो भी पूरी ताकत यहां पर राजस्थान चुनाव में लगाए हुए हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि एक भी नेता हरियाणा में उपलब्ध नहीं है जननायक जनता पार्टी का। तमाम जो नेता हैं वो राजस्थान के ग्राउंड जीरो पर उतार दिए गए हैं और सभी के पास एक ही लक्ष्य वहां पर बना हुआ है कि कुछ भी करिए लेकिन जननायक जनता पार्टी की दस्तक यानी जेजेपी का नाम राजस्थान विधानसभा तक पहुंचा दीजिए, और उसके लिए जो करना है जेजेपी की उसके लिए तैयार है। अब देवेंद्र, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, राजस्थान में बिसात बिछाई जा रही है जेजेपी की तरफ से, राजस्थान में मजबूत किया जा रहा है जेजेपी को, और गाहे बगाए ये भी बातें उठ रही हैं अंदर खाने की। जेजेपी का जो राजनीतिक सत्ता का जो भविष्य है वो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के दौरान तय किया जाएगा, यानी कि ये माना जाए कि अब राजस्थान का विधानसभा चुनाव हरियाणा में जेजेपी की जमीन को मजबूत करेगा। देखिए, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है और उनके चौटाला परिवार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं रंजीत चौटाला। रंजीत चौटाला कह चुके हैं कि इनेलो को जेजेपी ने हरियाणा में खत्म कर दिया और जेजेपी का क्या होगा वो राजस्थान के चुनाव परिणाम बताएंगे। मैंने आज दो प्रवक्ताओं से बात की, पानीपत में रहते हैं जो जेजेपी के, उनका ये कहना है कि ना तो हमें राजस्थान में जाने को कहा गया है ना कुछ पता है, लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान चुनाव में जो व्यस्तता की बात करी है, जेजेपी ने राजस्थान चुनाव को और चुनाव परिणामों को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। मेरे को ये लग रहा है जो ये कल करनाल में कार्यक्रम हुआ है उस पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। जिला स्तरीय नेताओं से भी बात की, उनका ये कहना है कि हमारे को आदेश आते ऊपर से तो हम जाते, आदेश नहीं आए तो हम नहीं गए। मैंने उनसे पूछा आप राजस्थान नहीं गए चुनाव प्रचार के लिए? उनका ये कहना था कि हमें नहीं बोला गया। राजस्थान चुनाव प्रचार में जेजेपी की जो राष्ट्रीय बॉडी है और जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उन्हीं को बुलाया गया, वही सब कुछ देख रहे हैं। जिला स्तर के नेता अभी जिलों में है, अभी उनको नहीं कहा गया। हालांकि अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अभी कुछ दिन है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के नेता ही जेजेपी के डटे हुए हैं। और मेरे को ये लगता है कल के जो कार्यक्रम में नहीं गए जेजेपी वाले, उसमें तो अभी साफ नहीं है कि बुलाया नहीं गया था या बुलाने के बाद भी नहीं गए। हालांकि मीडिया ने कल ही खबरें चलानी शुरू कर दी थी कि जेजेपी का कोई व्यक्ति या डिप्टी सीएम पहुंचा नहीं है। ये बातें वहां तक पहुंची होगी क्योंकि सारी खबरें होती हैं, प्रवक्ता भी हैं, लेकिन जेजेपी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। लेकिन मेरे को एक बात सौरभ जी ये भी लग रही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, बीजेपी के लोग भी मेरे से बात होती, उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव तो इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, विधानसभा में देखा जाएगा। मतलब लोकसभा में जेजेपी के वोटों की बीजेपी को जरूरत है क्योंकि एक एक वोट मायने रखता है और हैट्रिक बनाने की बात है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा क्या होता है, ये जेजेपी के कई नेता कहते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव इकट्ठे लड़ने की बात ही यहाँ तो राजस्थान में लोकसभा से पहले ही अलग अलग लड़ रहे हैं और जेजेपी का मकसद मेरे को लग रहा है कि राजस्थान में अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अच्छी प्रतिष्ठा बन गई तो जेजेपी फिर बीजेपी के आगे झुकेगी नहीं। क्योंकि बीजेपी कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी चूंकि सीनियर पार्टनर है, बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में सरकार है, प्रधानमंत्री बीजेपी के, तो जेजेपी कभी ना कभी झुकाने की कोशिश करती है। बीजेपी के नेता अपने बयानों से जिस तरीके से लगातार बयान आते रहे कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी, अमित शाह भी रोहतक में कई जगह कह गए, दूसरे नेता भी कहते, तो उसका मतलब तो यह है कि जेजेपी के खाते में कुछ नहीं रहेगा, गठबंधन में होते हुए भी इनको सीट नहीं दी जाएगी या नहीं लड़वाई जाएगी। तो उसके बाद जेजेपी ने इसकी काट ये निकाली कि अपने तौर पर तैयारियां शुरू की और ये कहना शुरू कर दिया कि हम भी अपनी तैयारी कर दिए। तो जेजेपी दोनों तरफ से तैयार है, गठबंधन में रहकर भी और गठबंधन से बाहर भी। राजस्थान के चुनाव परिणामों की जहां तक बात है, जेजेपी कोशिश करेगी कि कुछ विधायक जीत जाएं, एक धमक नजर आए और जेजेपी को बीजेपी के आगे झुकना ना पड़े, कोई दबाव ना मानना पड़े, और जेजेपी इसी कोशिश में लगी हुई कि राजस्थान में कुछ हाथ में आ जाए। हालांकि जेजेपी या चौधरी देवीलाल चौटाला परिवार राजस्थान के लिए नई चीज नहीं है, वो वहां चुनाव लड़ते रहे हैं।
जाट वोटर्स भी काफी संख्या में और बहुत सारा हिस्सा राजस्थान से हरियाणा का लगता भी है। तो इसी चीज का फायदा उठाकर रणनीति बनाई गई है और जेजेपी अगर कुछ अच्छा कर जाती है तो बीजेपी के दबाव में नहीं आएगी, ना बीजेपी के आगे झुकेगी और जरूरत पड़ी तो अलग भी चुनाव लड़ा जा सकता है। इस रणनीति पर जेजेपी चल रही है। जी बिल्कुल वीरेन जी, क्या लग रहा है, क्योंकि रणनीति बनाई जा रही है पार्टियों की तरफ से, जेजेपी खासकर अपने अलग सेफ जोन में खेलना चाह रही है। बीजेपी सरकार के कई बड़ी मंत्री प्रदेश में भी ये कह चुके हैं कि ये गठबंधन सिर्फ सरकार चलाने के लिए है। तो यानी कि ये माना जाए कि जेजेपी को बहुत लाइट वेट दिया गया और यही वजह है कि जेजेपी एक्सरसाइज कर रही है राजस्थान से लेकर हरियाणा तक के राजनीतिक पूरे रास्ते को बनाने का। देखिए, कल की जो अंत्योदय सम्मेलन था उसका बड़ा संदेश स्पष्ट था। जननायक जनता पार्टी सरकार में भागीदार है। ना तो किसी वक्ता ने वहां गठबंधन सरकार के रूप में उल्लेख किया और ना ही दुष्यंत चौटाला का कोई जिक्र आया। तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट है। उल्टा अमित शाह जी ने अपने भाषण में जिस तरह से चौटाला पूर्ववर्ती सरकार को घेरा, जिसके अंदर अजय सिंह चौटाला भी भागीदार रहे हैं, तो उस तरह के जिस आरोप लगाए हैं, तो इससे जननायक जनता पार्टी की स्थिति और भी हास्यास्पद हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का संदेश स्पष्ट है कि जननायक जनता पार्टी के लिए अब भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है, वो उसके लिए एक बोझ है, क्योंकि निर्दलीय विधायकों का समर्थन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सरकार को अब जेजेपी के विधायकों को कोई समर्थन की कोई आवश्यकता भी नहीं है और जेजेपी में भी फूट है। तो सरकार अपने स्तर पर सुदृढ़ है और ये पूरा संदेश स्पष्ट है। और आज जो एक बड़ा अच्छा मतलब आज 3 नवंबर है, तो आज के ठीक 3 नवंबर 2024 तक जो इस विधानसभा, ये 14वीं विधानसभा है, उसका कार्यकाल पूरा 1 वर्ष बचा है। अब 1 वर्ष का मतलब यह है कि अब कोई विधायक का किसी अनहोनी हो जाती है, देहांत हो जाता है या कोई अयोग्य करार दिया जाता है या कोई इस्तीफा दे देता है, तो आज के बाद कोई उपचुनाव नहीं होगा। 1 वर्ष के अंदर अब जो है स्थिति बनी हुई है कानून के अनुसार, अब 1 वर्ष की अवधि के दौरान कोई उपचुनाव नहीं होगा, मतलब इस सरकार को कोई उपचुनाव नहीं झेलना पड़ेगा। और इसके अलावा यह भी बड़ा एक संयोग है कि हरियाणा में 14वीं विधानसभा में जितने भी 3 उपचुनाव हुए हैं और तीनों ही नवंबर में हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के कारण वहां इंदुराज नरवाल बने। फिर अभय सिंह चौटाला जो अपने इस्तीफा दिया, एलनाबाद से फिर विधायक बने। फिर कुलदीप बिश्नोई के पुत्र जो भव्य बिश्नोई, उन्होंने उपचुनाव जीता। ये तीनों नवंबर में ही हुए, ये भी सहयोग की बात है। और अब ये भी बात है कि जब पूरा 1 वर्ष बचता है तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार का संदेश स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, लोकसभा चुनाव में जहां तक बात कर रहे थे कथुरिया जी, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी को एक भी सीट देने की पक्षधर होगी, क्योंकि पार्टी अपनी तरफ से मजबूत है और पार्टी को कोई भी साथियों की जरूरत नहीं है। पार्टी का संदेश स्पष्ट है, कोई सीट नहीं देगी उसके अंदर, पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा लग रहा है। और जननायक जनता पार्टी समर्थन करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी को चाहेगी जाट मतों का जितना विभाजन हो सके उसके लिए उतना लाभकारी रहेगा। जननायक जनता पार्टी अपने स्तर पर लड़े। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी को इक्का दुक्का सीटों की जरूरत पड़ी समर्थन के लिए और जननायक जनता पार्टी के वहां उम्मीदवार जीत जाते हैं, सरकार बनाने के लिए तो सहयोग लिया जा सकता है, जैसे हरियाणा का उदाहरण था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी से ज्यादा सहयोग लेगी ऐसा लगता नहीं है। और हरियाणा में भी इसका संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अब जननायक जनता पार्टी को तय करना है कि उसने भविष्य का रास्ता कैसे तय करना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संदेश स्पष्ट है कि अब उसे किसी भी साथियों की जरूरत ना सरकार के लिए और पार्टी के लिए तो पहले थी ही नहीं। बिल्कुल महेश, जिस तरीके से वीरेन जी बता रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी को एक स्पष्ट संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया है। अब सवाल यह है कि जेजेपी अपना रास्ता प्रशस्त करने के लिए एक्सरसाइज कर रही है, राजस्थान में मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए जमीन को मजबूत और ज्यादा कर रही है। ऐसे में अगर आने वाले समय में जिस तरीके से बातें भी चल रही हैं कि गठबंधन अगर अलग होता है तो आने वाले चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव कितना, अगर आप प्रभाव की बात की जाए अगर गठबंधन अलग होता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार पुरजोर तरीके से सरकार के खिलाफ कई सवाल उठा रही है। हालांकि गठबंधन अभी जारी है, समय भी बाकी है। आने वाले समय में किस तरह की सूरत हाल बनेंगे? देखिए, असर की बात कर लेते हैं। दुष्यंत चौटाला खुद ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए वो राजस्थान चुनाव के अंदर मौजूद हैं, यानी कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए वो तमाम संभावनाओं पर काम करेंगे। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि अगर कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए राजस्थान के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला है, जननायक जनता पार्टी, तो यकीनन फिर वो भारतीय जनता पार्टी को आगे से या पीछे से, पर्दे के पीछे से, या फिर प्री इलेक्शन अगर अलायंस नहीं कर पाए तो पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट सामने आने के साथ ही अलायंस वो करने
करने की कोशिश में हैं। अगर इस तरह की चुनाव परिणाम राजस्थान की जनता की तरफ से जनादेश अगर दिया जाता है और 1, 2, 3, 4 सीटों की अगर जरूरत पड़ती है और दुष्यंत चौटाला के पास वो सीटें हुई तो भारतीय जनता पार्टी फिर यकीनन राजस्थान में सरकार अलायंस के साथ सरकार बनाने की स्थिति में होगी। अब जिक्र हरियाणा का कर लेते हैं। हरियाणा में जिस तरीके से जिस फॉर्मेट पर यहां प्रदेशाध्यक्ष को बदलने का काम, नायब सिंह सैनी को सत्ता पर बैठाने का काम, प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। और जैसे कि हम लगातार एक बात कहते हैं कि समय की परिस्थिति की जो नजाकत है वो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले समझती है और उसका जो सबसे बेहतरीन रास्ता है उसे अख्तियार करती है। जननायक जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहने से ना तो लोकसभा चुनाव में कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और ना ही विधानसभा चुनाव में कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। दरअसल डीएनए यहां पर मैच नहीं करता है। जो डीएनए जननायक जनता पार्टी के वोटर का है वो यकीनन एक बड़ा जो हिस्सा है वो जाट वोटर्स का है और जाट वोटर्स की जो मनोस्थिति इस वक्त पूरे हरियाणा प्रदेश में नजर आ रही है उसके साथ ये माना जा सकता है कि अलायंस के उम्मीदवार के रूप में अगर जननायक जनता पार्टी के टिकट पर किसी को उतार भी दिया गया तो भी जाट वोटर का मूड उनकी तरफ बन पाएगा ये कह पाना बेहद मुश्किल है और अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिलहाल इतना जरूर मैं आधिकारिक रूप से कह सकता हूं कि गठबंधन के रहने या नहीं रहने से कोई चुनाव परिणाम पर भारतीय जनता पार्टी के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और स्थिति का आकलन समय रहते भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार करेंगे और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले गठबंधन को अलविदा वो कह देंगे और यही संकेत करनाल के इस कार्यक्रम के जरिए यहां पर अमित शाह की तरफ से देने की कोशिश की गई है। वरना पूरे कार्यक्रम में सरकार का हिस्सा तो दुष्यंत चौटाला भी है, सरकार का हिस्सा तो जननायक जनता पार्टी भी है। एक वक्तव्य, एक लाइन, एक शब्द तो जरूर जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के लिए बनता था। अंत्योदय अगर मनोहर लाल ने किया है तो 10% ही सही दुष्यंत चौटाला की सरकार में जो हिस्सेदारी है उन्होंने भी किया होगा, लेकिन उनका कोई जिक्र यहां पर नहीं किया गया। तो मानकर चलिए कि खतरे में तो गठबंधन है ही और ये गठबंधन खतरे में है दुष्यंत चौटाला और पूरी जननायक जनता पार्टी बखूबी जानती है और यही वजह है कि 90 विधानसभा सीटों पर और 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है, अपने कैंडिडेट्स लगातार तलाश रही है, अपने नेताओं को निखार रही है और 10 सीटों पर लोकसभा और 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी जननायक जनता पार्टी अपने लिए किए हुए है। तो इसमें दोनों ही तरफ से स्थिति जो है पूरी तरह स्पष्ट है और वोटर के लिए भी कोई ज्यादा उलझन की स्थिति हो मुझे ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से महेश बता रहे हैं कि वोटर्स के लिए उलझन नहीं है, जेजेपी अपना रास्ता ये मन बना चुकी है कि पूरी तरह से उसे अलग होकर ही लड़ना पड़ेगा, एकला चलो करना पड़ेगा। लेकिन अब इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि अगर जेजेपी बीजेपी गठबंधन अलग होता है तो कांग्रेस भी फुल फॉर्म में है। कांग्रेस लगातार बीजेपी को टक्कर देने की बात कह रही है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार बता रही है। कई सवाल भूपेंद्र हुड्डा खुद उठा चुके हैं बीजेपी सरकार पर। ऐसे में बीजेपी के सामने दो तरफा चुनौती हो जाएगी, एक तो जेजेपी, दूसरी कांग्रेस और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है अंदर खाने। चौधरी बीरेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो वो भी कई बार मेरी आवाज सुनो रैली के जरिए जगह जगह सवाल उठा चुके हैं। तो अंदर खाने भी लड़ाई है, बाहर भी लड़ना है, बीजेपी पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल सौरभ, स्थिति बड़ी दिलचस्प बन गई है। आपने ठीक कहा, फिर कांग्रेस तैयारी कर रही है, उसके मुकाबले में बीजेपी है। दोनों बड़ी पार्टियां सत्ता में आने की कोशिश में है और अपने आप को साबित करने की भी कोशिश में कि हम सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी दावेदारी मजबूत है। लेकिन उस स्थिति में जब गठबंधन अलग होता है तो जेजेपी क्या करेगी? मैं ये मानता हूं जेजेपी के सामने चूंकि गठबंधन से अलग होने के बाद विकल्प क्या बचे हैं। मेरे को याद है पिछले चुनाव 2019 में हमने देखा था जेजेपी अभी नई बनी थी, हालांकि जीतने के बाद जो टिकटें इन्होंने दी कि जो मजबूत कैंडिडेट थे, दूसरी पार्टी ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने या दूसरी पार्टी ने जो मजबूत कैंडिडेट थे उन्होंने एक प्रयोग किया था जेजेपी ने कि मजबूत कैंडिडेट को दूसरी पार्टी को टिकट दे दो। इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग सफल रहा। 10 विधायक जीत कर आए, 4 महीने पुरानी पार्टी थी। उसमें से आप देखिए 3-4 तो मंत्री भी हैं, कुछ चेयरमैन भी हैं, तो वो प्रयोग सफल रहा था। जेजेपी अगर अलग होती है तो उसके सामने विकल्प यह है कि अपने दम पर तो जेजेपी चुनाव में लड़ नहीं सकेगी, मेरे को लगता है, क्योंकि कमजोर पड़ेगी। 2019 के चुनाव में केजरीवाल और दुष्यंत चौटाला की कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई थी। 2019 के जो चुनाव थे उसमें पानीपत में एक कार्यक्रम रखा गया था, दिल्ली से दोनों आए थे, केजरीवाल और दुष्यंत चौटाला।
कुछ संबंधों की गठबंधन की बात थी, लेकिन बात बनी नहीं थी। इस वजह से इन्होंने उन कैंडिडेट्स को टिकट दे दी जो मजबूत थे विपक्षी दलों के। इनका सिक्का चल गया, प्रयोग सफल हुआ और सरकार में हिस्सेदारी होगी। अब मेरे को लगता है कि जेजेपी को अलग लड़ना पड़े तो उनके पास विकल्प यह है कि किसी का हाथ पकड़े। चाहे आम आदमी पार्टी है, वो अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ेगी, ना जेजेपी लड़ सकेगी। इनेलो की भी कमोबेश यही स्थिति है। उस स्थिति में मेरे को लगता है कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, मजबूत है। और एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, बदलाव की बात करें, सरकार के खिलाफ रिएक्शंस की बात करें, कांग्रेस उस स्थिति में फायदे की स्थिति में है। लेकिन बीजेपी को भी अलग अगर लड़ेगी तो बीजेपी को भी किसी ना किसी के साथ लेना पड़ेगा, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं। कांग्रेस भले ही अकेले लड़े, लेकिन बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, जेजेपी को, इनेलो को कहीं ना कहीं गठबंधन करना पड़ेगा। मौजूदा परिस्थितियां यही संकेत कर रही है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देवेंद्र जिस तरीके से बता रहे हैं, गठबंधन तो करना पड़ेगा, अकेले लड़ना संभव नहीं है, चाहे जेजेपी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि हरियाणा में उतना जो जमीनी स्तर पर मजबूती है वो नहीं हो पाई है। अब अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनता है तो क्या विकल्प होंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं? कांग्रेस के साथ जाएगी नहीं आम आदमी पार्टी और न ही जेजेपी। किस तरीके की रूपरेखा प्रदेश में बनती हुई नजर आएगी और बीजेपी को इससे कितनी बड़ी चुनौती होगी या नहीं होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो कल के सम्मेलन से अपना स्पष्ट संदेश दे दिया। हालांकि सरकारी क्रम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी को स्पष्ट संदेश दे दिया। अब क्या करना जननायक जनता पार्टी को है। लेकिन इस परिस्थिति में देखें तो जननायक जनता पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेने की भूल नहीं करेगी, क्योंकि उससे मालूम है अगर सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खतरा है नहीं, उल्टा जननायक जनता पार्टी में जो है उसकी टूट हो जाएगी, वहां जो है बिखराव हो जाएगा और 4 से विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो जननायक जनता पार्टी को कोई लाभ होने वाला नहीं है इस स्थिति के अंदर। तो जहां तक ये बात है कि आगे राजनीति का क्या स्वरूप होगा, जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का पहले भी समझौता हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में भागीदार है और आम आदमी पार्टी अब तो अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ने को प्राथमिकता दे रही है। बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के बारे में देखा जा सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है अभय सिंह के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाना पसंद करेगी। अभी इस तरह की कोई कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जननायक जनता पार्टी से कोई पार्टी इस समय गठजोड़ करने के लिए तैयार होगी, क्योंकि लगता है कि जननायक जनता पार्टी में इससे पहले ही फूट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल लग रहा है, ऐसे संकेत भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी इससे समझौता करेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, उसे किसी विसाखियों की जरूरत है ही नहीं, चाहे केंद्र की भी स्थिति रही हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है जेजेपी की। और ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि कांग्रेस भी किसी से गठबंधन करने की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस भी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी स्पष्ट संदेश दे चुके हैं, उदयभान जी भी कह रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जननायक जनता पार्टी को कोई मंच मिलेगा, कोई उसका गठजोड़ को तैयार होगा, फिलहाल ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती। लेकिन जननायक जनता पार्टी के नेता जो हैं अवश्य प्रयास करेंगे, उनका प्रयास कहां तक सफल होगा ये तो समय बताएगा। बिल्कुल समय बताएगा। और जो राजस्थान में रणनीति जेजेपी बना रही है उसका हरियाणा पर कितना असर पड़ेगा ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार अमित शाह पहुंचे हैं अंत्योदय सम्मेलन में, लेकिन दुष्यंत चौटाला नहीं पहुंचे। अब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी ने स्पष्ट मैसेज दे दिया है, क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो जेजेपी के साथ शायद गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आने वाले समय में राजनीति किस ओर बैठेगी, किस करवट बैठेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जेजेपी अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियों में नूरा कुश्ती लगातार जारी है। इसका फायदा चुनावी समय में किसे होगा ये देखना होगा। जनता किस पर भरोसा जताएगी ये भी देखने वाली बात होगी।